कहानी शुरू होती है राजस्थान के गुलाबी शहर जयपुर से। अबिका जयपुर शहर के टॉप ज्वेलरी डिजाइनिंग कंपनी AR ज्वेलरी की ऑनर है। वो अपनी छोटी बहन आरुषि के साथ रहती है, जिसकी उम्र अभी 16 साल है। वहीं शाश्वत अबिका का असिस्टेंट है, जो अभी 4 साल की बेटी मिष्टी के साथ रहता है। मिष्टी कई दिनों से बीमार है, जिस वजह से आज शाश्वत उसे लेकर हॉस्पिटल आया हुआ है। वहीं अबिका भी उसी हॉस्पिटल में आरुषि को लेकर आई हुई है रूटीन चेकअप के लिए। शाश्वत हॉस्पिटल के चाइल्ड वार्ड से बाहर निकलता है, डॉक्टर के केबिन में चला जाता है, जहां पर अबिका डॉक्टर के साथ पहले से मौजूद है। शाश्वत जैसे ही अंदर आता है, अबिका को वहां देखकर एक पल को ठिठक जाता है, फिर तुरंत ही आकर उसके बगल की चेयर पर बैठ जाता है और डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर मिष्टी को क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? कोई डरने वाली बात तो नहीं है? अबिका चुपचाप वहीं बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। डॉक्टर ने शाश्वत को पहले तो शांत होने को कहा और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। डॉक्टर, देखिए मिस्टर शाश्वत, आपकी बेटी के ब्रेन में ब्लड क्लॉट बन गया है, जिसके लिए हमें उसकी सर्जरी करनी होगी, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। शाश्वत, डॉक्टर प्लीज आप कुछ भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए। मेरा उसके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी कर क्या करूँगा? डॉक्टर, मिस्टर शाश्वत प्लीज आप शांत हो जाइए। हम आपकी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप पहले 10 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा करवा दीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द आपकी बेटी की सर्जरी कर सकें। आपके पास 2 दिन का वक्त है। शाश्वत, आप पैसों की चिंता मत करिए डॉक्टर, बस मेरी बेटी को बचा लीजिए। शाश्वत डॉक्टर के केबिन से बाहर आया कि तभी अबिका, जो उन दोनों की पूरी बात सुन चुकी थी, शाश्वत को रोकते हुए बोली, अबिका, शाश्वत मुझे तुमसे कुछ बात करना है। मगर शाश्वत को उस वक्त केवल पैसों की चिंता हो रही थी। उसे अबिका पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, शाश्वत, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता। मुझे मिष्टी के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम करना है। अबिका, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, एक बार तुम मेरी बात सुन लो। शाश्वत, बोलिए क्या बोलना है आपको? अबिका, बाहर चलकर बात करें। कुछ देर बाद अबिका और शाश्वत एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। शाश्वत के हाथ में किसी कॉन्ट्रैक्ट के पेपर थे, जिन्हें वो एकटक घूरे जा रहा था। उसके दिमाग में कुछ देर पहले की अबिका की बातें गूंज रही थीं। कुछ देर पहले। शाश्वत, बताइए आपको क्या बात करनी थी मुझसे? अबिका, देखो तुम कुछ भी करके 2 दिन में 10 लाख का इंतजाम नहीं कर पाओगे, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें 10 लाख अभी इसी वक्त दे सकती हूँ। शाश्वत, क्या आप सचमुच मेरी मदद करेंगी? अबिका, हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शाश्वत, कैसी शर्त? अबिका, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। शाश्वत ये सुनते ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। शाश्वत, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अच्छी तरह जानती हैं मैं अब शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता, फिर भी आप कह रही हैं कि मैं आपसे शादी कर लूं, ये नामुमकिन है। अबिका, मेरी पूरी बात सुनने के बाद सोच समझकर जवाब देना, आखिर ये तुम्हारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अबिका अपने लॉयर को बुलाती है। कुछ देर बाद अबिका का लॉयर अपने हाथ में एक फाइल लेकर आता है और अबिका के सामने रख देता है। अबिका उस फाइल को शाश्वत के हाथ में दे देती है। शाश्वत पहले उस फाइल को देखता है और फिर अपने चेहरे पर नासमझ का भाव लिए अबिका को देखता है। अबिका उसके चेहरे पर आते भावों को समझते हुए उस फाइल को पढ़ने का इशारा करती है और बोलना शुरू करती है। हालांकि अबिका को अंदर से घबराहट हो रही थी कि शाश्वत उसकी बात मानेगा या नहीं। अबिका, इस फाइल में ये लिखा है कि हम दोनों की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी, जो 1 साल के लिए होगी, और इस 1 साल तक हस्बैंड वाइफ दोनों को एक साथ एक ही घर में रहना होगा। अगर 1 साल बाद दोनों चाहें तो आपसी सहमति से इस शादी को बरकरार रख सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं। शाश्वत अपनी सोच से बाहर आता है और कुछ सोचकर उन पेपर्स पर साइन करता है और अबिका को देकर वहां से हॉस्पिटल चला जाता है। अब देखना ये होगा कि ये शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बनकर रह जाएगी या अबिका शाश्वत को मिलेगा एक दूसरे का जीवन भर का साथ। शाश्वत रेस्टोरेंट से सीधा हॉस्पिटल चला आया। हॉस्पिटल के बेड पर लेटी मिष्टी अपने पापा को ना पाकर रो रही थी। तभी शाश्वत ने आकर
फौरन उसे गले से लगा लिया और पूछा, क्या हुआ मिष्टी, आप रो क्यों रहे हो बच्चा? मिष्टी, पापा आप कहाँ चले गए थे? मिष्टी को छोड़कर। मिष्टी को यहाँ बहुत डर लग रहा था। मिष्टी को यहाँ नहीं रहना। मिष्टी को मम्मा के पास जाना है। मिष्टी की मम्मा कहाँ हैं? वो मिष्टी को मिलने क्यों नहीं आती? शाश्वत की आंखें अपनी बच्ची को माँ के लिए तड़पता देखकर नम हो गईं। शाश्वत, चुप हो जाओ बच्चा, रोते नहीं, हम जल्दी आपकी मम्मा के पास जाएंगे। वो आपको सरप्राइज देना चाहती हैं, इसलिए मिष्टी की मम्मा उससे मिलने नहीं आई। मिष्टी को सरप्राइज पसंद है ना? तो मिष्टी की मम्मा जब मिष्टी ठीक होकर हॉस्पिटल से घर जाएगी तो मिष्टी की मम्मा भी मिष्टी के पास आ जाएगी। मिष्टी अपने पापा की बात सुनकर बहुत खुश हुई और चहकते हुए पूछने लगी, मिष्टी, सच्ची पापा? मिष्टी की मम्मा मिलने आएंगी? और क्या वो मिष्टी को प्यार करेंगी? क्या वो मिष्टी के साथ हमेशा रहेंगी? अब कभी मिष्टी को छोड़कर तो नहीं जाएंगी? मिष्टी की छोड़कर जाने वाली बात सुनकर एक पल को शाश्वत की आंखों के सामने उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की कंडीशन घूम गई, मगर फिर उसने इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया और फिर मिष्टी की बातों का जवाब देने लगा। आगे क्या होगा ये तो उसने नहीं सोचा था। फिलहाल उसे अपनी मिष्टी की चिंता थी। उसकी मिष्टी किसी भी तरह से ठीक हो जाए। वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता था। एक मिष्टी ही तो थी उसके जीने का सहारा, वरना वो भी कब का अपनी शीतल के पास चला गया होता। मिष्टी बातें करते करते सो गई तो उसे ठीक से बेड पर सुलाकर शाश्वत बाहर आ गया और सोचने लगा, क्या जो कुछ भी मैंने मिष्टी को बोला है वो सच में होगा क्या? क्या अविका मैम मेरी मिष्टी को माँ का प्यार दे पाएंगी? जो भी हो, मैं मेरी बच्ची की खुशी के लिए कुछ भी करूँगा, पर उसके चेहरे पर ये हंसी गायब नहीं होने दूंगा। वहीं अविका अभी भी रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी, जो कुछ भी हुआ उस बारे में सोच रही थी। अविका के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर कमी थी तो एक सच्चे और उसे बेशुमार प्यार करने वाले शख्स की, जो उसकी खाली जिंदगी में प्यार की कमी को पूरा कर दे, जो उसे उसके पैसों और बिजनेस की वजह से नहीं बल्कि उसे एक सच्चे दोस्त और हमसफर की तरह पूरी जिंदगी उसका साथ निभाए। और शाश्वत में उसे वही शख्स नजर आया जिसकी उसे तलाश थी। अपनी पहली मुलाकात में ही शाश्वत अबिका पर अपने व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव छोड़ गया था। अबिका के साथ काम करते हुए शाश्वत और अबिका में अच्छी दोस्ती हो गई थी। शाश्वत के मन में अबिका के लिए एक दोस्त और बॉस के अलावा और कोई फीलिंग्स नहीं थी, मगर अबिका के मन में दोस्ती के अलावा भी बहुत कुछ था शाश्वत के लिए, जो सिर्फ एक दोस्त के लिए तो नहीं हो सकता। अबिका शाश्वत को पसंद करने लगी थी, मगर जब उसे पता चला कि शाश्वत पहले से शादीशुदा है तो उसने अपने आप को रोक लिया शाश्वत की तरफ कदम बढ़ाने से, उसे प्यार करने से। और फिर एक दिन शाश्वत ऑफिस नहीं आ पाया। अबिका को उसकी फिक्र होने लगी, कहीं शाश्वत की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। जब अबिका से रहा नहीं गया तो उसने आखिर शाश्वत को फोन मिला ही दिया। बेल जा रही थी, कुछ देर में फोन उठा और शाश्वत की आवाज आई, शाश्वत, हेलो। शाश्वत की आवाज़ सुनकर अबिका को तसल्ली हुई कि वो ठीक है, तो फिर वो ऑफिस क्यों नहीं आया। ये सोचकर अबिका ने शाश्वत से पूछा, अबिका, शाश्वत आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आए? पता है ना कितना काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तुम मेरे दोस्त होने के साथ मेरे असिस्टेंट भी हो। तुम ही नहीं आओगे तो मेरा काम कैसे हैंडल होगा? मेरी आज की सभी अपॉइंटमेंट की डिटेल्स तो तुम्हारे पास हैं। शाश्वत को अबिका की बात सुनकर अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अबिका से माफ़ी मांगते हुए कहा, शाश्वत, आई एम सॉरी मैम, मैं आपको बताना भूल गया, आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, पर मैंने रागिनी को बोलकर सारी डिटेल्स दे दी थी। आप आज की मीटिंग्स रागिनी से हैंडल करवा लीजिए। शाश्वत की बात सुनकर अबिका परेशान हो गई। अबिका, क्या हुआ शाश्वत, आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शाश्वत, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। दरअसल मिष्टी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। अबिका, नहीं शाश्वत, आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, रागिनी हैंडल नहीं कर पाएगी और मिष्टी का ख्याल तो तुम्हारी वाइफ भी रख सकती है ना। हालांकि अबिका को शाश्वत की वाइफ के बारे में बात करते हुए बहुत तकलीफ हो रही थी, मगर उसने शाश्वत को ये जाहिर नहीं होने दिया। शाश्वत, मेरी वाइफ होती तो जरूर ख्याल रखती मिष्टी का और मुझसे ज़्यादा अच्छे से रखती। अबिका, क्यों, कहाँ है तुम्हारी वाइफ? शाश्वत, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मिष्टी को जन्म देते ही वो भगवान के पास चली गई। अबिका को शाश्वत के लिए दुख हुआ।
पर उसने सोचा मरने वाले कभी वापस नहीं आते, पर जो है उसे तो अपनाकर उसके साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यही सोचकर अविका ने इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की शर्त शाश्वत के सामने रखी, क्योंकि शाश्वत मिष्टी के लिए कुछ भी कर सकता था। इसलिए उसने इन पेपर्स पर साइन कर दिए, वरना वो कभी दूसरी शादी नहीं करता। अविका अपने ख्यालों से बाहर आई और शाश्वत को फोन करके कह दिया कि वो मिष्टी को लेकर सीधा उसके घर आ जाए। शाश्वत ने डॉक्टर की इजाज़त ली, क्योंकि मिष्टी की सर्जरी 2 दिन बाद होने वाली थी। तो शाश्वत मिष्टी को लेकर AR मैंसन के लिए निकल गया। एक टैक्सी AR मैंसन के बाहर आकर रुकी। उसमें से शाश्वत मिष्टी को गोद में लिए बाहर आया और सामने देखा, जहाँ एक बड़ी सी हवेली नुमा घर था, जिसके गेट पर लिखा था AR मैंसन। अब 1 साल तक शाश्वत को यहीं रहना था। मिष्टी तो घर को अपनी बड़ी बड़ी टिमटिमाती आंखों से देखे जा रही थी। शाश्वत ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। उस बड़े से गेट पर खड़े वॉचमैन ने, जो शाश्वत को अच्छी तरह से पहचानता था, क्योंकि शाश्वत यहाँ पहले भी आ चुका था, उसके लिए गेट खोल दिया। शाश्वत मिष्टी को लिए घर के अंदर चला गया तो गार्ड ने गेट बंद कर दिया। शाश्वत अंदर आया तो उसकी नज़र सामने हॉल में सोफे पर पड़ी, जहां आरुषि अविका के इंतजार में बैठी बैठी ऊँघ रही थी। मिष्टी ने आरुषि को देखकर और खुद को किसी अनजान घर में पाकर शाश्वत से पूछा, पापा ये कौन है और मिष्टी यहाँ क्यों आई है? मिष्टी को घर जाना है। मिष्टी की मम्मा घर पर वेट कर रही होंगी। शाश्वत अपनी मासूम सी बेटी के सवालों को सुनकर बोला, मिष्टी, अब से मिष्टी और मिष्टी के पापा यहीं रहेंगे और मिष्टी की मम्मा भी यहीं हैं। तब तक अविका भी घर आ गई तो शाश्वत उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अविका उन दोनों को यहाँ देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। उसने सामने देखा, जहाँ मिष्टी शाश्वत की गोद में बैठी उसकी तरफ देख रही थी। मिष्टी को ऐसे देखकर अविका के होठों पर मुस्कान आ गई। अविका जितना प्यार शाश्वत से करती थी, उतना ही प्यार उसे मिष्टी से भी था। अविका को बच्चे तो वैसे भी बहुत पसंद थे, और फिर मिष्टी तो शाश्वत की बेटी थी। उसे शाश्वत की हर चीज से प्यार था, तो मिष्टी से तो होना ही था। अविका उसके पास गई और बोली, मिष्टी, आपको ये घर कैसा लगा बच्चा? क्या आपको पसंद आया? अविका की बात सुनकर मिष्टी बोली कि आप मिष्टी के मम्मा हो। मिष्टी के मुंह से अपने लिए मम्मा सुनकर अविका की आंखें नम हो गईं। ऐसी ही तो एक छोटी सी फैमिली हमेशा चाहती थी, वो जहाँ एक दोस्त की तरह उसको समझने वाला, मुश्किल वक्त में उसका साथ देने वाला हमसफर हो, और मिष्टी के जैसे ही प्यारे बच्चे हों, जो उसके घर आते ही उसके आगे पीछे मम्मा मम्मा करते हुए लगे रहें। अब अविका ने मिष्टी की बातों में अपना ध्यान लगाया और उसकी बातों का जवाब देने लगी। अविका, हाँ बच्चा, मैं आपकी मम्मा हूँ। अविका का जवाब सुनकर शाश्वत उसे देखता ही रह गया, जिसने कितनी सहजता से खुद को मिष्टी की मम्मा बताया। वहीं अविका की बात सुनकर मिष्टी बहुत खुश हो गई। आखिर उसे उसकी मम्मा जो मिल गई थी। उसकी सभी फ्रेंड्स के पास मम्मा थी, बस उसी के पास नहीं थी। अब वो अपनी फ्रेंड्स को बताएगी उसकी मम्मा भी उसके पास वापस आ गई हैं, उनको अपनी मम्मा से मिलाएगी। मिष्टी शाश्वत की गोद से उतरने के लिए मचलने लगी तो शाश्वत ने उसे नीचे उतार दिया और वो जाकर अविका के सामने खड़ी हो गई और उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगी। मिष्टी को इस तरह देखकर उसके होठों पर एक बार फिर मुस्कान आ गई। उसने हाथ बढ़ाया तो मिष्टी उचककर उसकी गोद में चली गई। अविका ने मिष्टी के गालों को प्यार से किस किया और पूछा, मिष्टी, आपने बताया नहीं, ये घर आपको कैसा लगा? मिष्टी को ये घर बहुत पसंद आया। तभी अविका की नज़र उनसे थोड़ी दूर खड़ी आरुषि पर गई, जो उन लोगों की बात सुनकर समझने की कोशिश कर रही थी। अविका ने उसे अपने पास बुलाया और मिष्टी को उससे मिलाते हुए कहा, ये मिष्टी है, शाश्वत को तो तुम जानती ही हो, ये उसकी बेटी है, अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। आरुषि को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, मगर वो अविका के बाद मिष्टी को देखती है, जो उसी की तरफ मासूमियत के साथ अपनी प्यारी प्यारी आंखों से देख रही थी। आरुषि उसे देखकर स्माइल करती है तो मिष्टी के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अविका मिष्टी को आरुषि से मिलवाती है। अविका, मिष्टी, ये आरुषि है, आपकी मौसी। आरुषि तो अविका की बात सुनकर चौंक जाती है, मगर अविका बाद में उसे बता ही देगी, ये सोचकर वो उस वक्त उससे कुछ नहीं कहती है और मिष्टी की तरफ आकर उससे बोलती है, आरुषि, हे डॉल, आप तो बहुत क्यूट एंड प्रिटी हो।
आपका क्या नाम है? मिष्टी शाश्वत की तरफ देखती है तो वो उसे बोलने को कहता है तो मिष्टी बोलती है, मिष्टी का नाम मिष्टी है। आरुषि को मिष्टी की बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और दोबारा मिष्टी से पूछती है कि आप मेरे साथ खेलोगी? मिष्टी फिर से शाश्वत की तरफ देखती है तो वो सिर हिलाकर हाँ करता है तो मिष्टी खुश हो जाती है और आरुषि को बोलती है, मिष्टी आपके साथ खेलेगी। मिष्टी को खेलना बहुत पसंद है। आरुषि भी मिष्टी की बात सुनकर खुश हो जाती है और उसे अपने साथ लेकर घर के बाहर बने गार्डन में खेलने चली जाती है। आरुषि और मिष्टी के वहां से जाने के बाद अब वहां अबिका और शाश्वती रह गए थे तो अबिका ने कहा, तुम जाकर फ्रेश हो लो, तब तक मैं खाना लगवाती हूँ। शाश्वत अबिका की बात सुनकर गेस्ट रूम की ओर जाने लगता है तो अबिका उसे रोकती है, तुम वहाँ गेस्ट रूम में क्यों जा रहे हो? शाश्वत अबिका की तरफ देखता है, उसे समझ नहीं आता अबिका कहना क्या चाहती है। अबिका जब उसे इस तरह खड़ा देखती है तो कहती है, मैंने तुम्हारा कमरा तैयार करवा दिया है, ऊपर के फ्लोर पर मेरे बगल वाले रूम में। तुम्हें गेस्ट रूम में जाने की जरूरत नहीं है, अब से तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। शाश्वत अबिका की बात सुनकर एकटक उसके चेहरे को देखता रहता है, फिर तुरंत ही अपनी नज़र हटा लेता है और जिस ओर अबिका ने बताया था उस तरफ चला जाता है। अबिका सेब को बुलाकर खाने का अरेंजमेंट करने को कहती है और खुद भी फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद अबिका अपने रूम से निकलती है, तभी शाश्वत भी उसके बगल के रूम से निकलता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक साथ आकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। घर के नौकर किचन से खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर लगा रहे होते हैं कि तभी बाहर गार्डन में हल्का शोर होने लगता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सीधे गार्डन की तरफ भागते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि मिष्टी जमीन पर पड़ी हुई है और आरुषि उसके गाल थपथपाकर उठाने की कोशिश कर रही है। शाश्वत मिष्टी को ऐसे बेहोश देखकर घबरा जाता है और तुरंत जाकर मिष्टी को अपनी गोद में उठा लेता है और आरुषि से पूछता है, ये बेहोश कैसे हो गई? आरुषि तो पहले ही मिष्टी को इस तरह देखकर घबरा गई थी, उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाश्वत आरुषि का घबराया हुआ चेहरा देखकर उससे कुछ नहीं पूछता है और मिष्टी को गोद में लिए हुए हॉस्पिटल के लिए जाने लगता है तो अबिका उसे आवाज देकर रोकती है और आरुषि को लेकर शाश्वत के पास आती है और सभी एक कार में बैठकर निकल जाते हैं। शाश्वत अपनी बच्ची को गोद में कसकर पकड़े हुए था, उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो मन ही मन भगवान से प्रे कर रहा था कि उसकी बच्ची को कुछ ना हो। अबिका उसके बगल में बैठी हुई उसे ही देख रही थी, उसकी आंखों में भी आंसू थे, मगर उसने खुद को मजबूत किया और शाश्वत के कंधे पर हाथ रखा। शाश्वत उसकी तरफ देखता है और उसकी आंखों में रुके हुए आंसू गालों पर आ जाते हैं। शाश्वत को ऐसे देखकर अबिका को बहुत दुख होता है, लेकिन अगर वो भी इस तरह से दुखी होगी तो शाश्वत को कैसे संभालेगी? यही सोचकर वो अपने आंसू पोंछ लेती है और शाश्वत से कहती है, मिष्टी को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शाश्वत तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम देखना बहुत जल्द हमारी मिष्टी दोबारा दौड़ती खेलती हुई दिखाई देगी। शाश्वत अबिका की बात सुनकर हामी भरता है, मगर आज उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था कि अगर मिष्टी को कुछ हो गया तो वो अपनी शीतल को क्या जवाब देगा। जाते हुए शीतल ने मुझसे वादा लिया था कि मैं हमारी बेटी का हमेशा ख्याल रखूंगा और उसे कभी कुछ नहीं होने दूंगा। इस वक्त उसे अपनी शीतल की बहुत याद आ रही थी। तभी अचानक गाड़ी रुकती है। शाश्वत देखता है हॉस्पिटल आ गया है तो वो तुरंत मिष्टी को लेकर गाड़ी में से उतरता है और स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर की तरफ भागता है। अबिका ने डॉक्टर को रास्ते में ही फ़ोन कर दिया था तो डॉक्टर तुरंत मिष्टी के इलाज में जुट जाते हैं। शाश्वत वहीं रखे बेंच पर बैठ जाता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि उसकी मिष्टी को कुछ ना हो, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अबिका भी उससे कुछ दूरी पर खड़ी आरुषि को संभाल रही थी, जो मिष्टी के ऐसे बेहोश हो जाने से घबरा गई थी। तभी डॉक्टर वहां आते हैं तो शाश्वत तुरंत उनके पास जाता है। डॉक्टर, मिष्टी कैसी है अब? डॉक्टर, मिष्टी का ऑपरेशन तुरंत करना होगा। शाश्वत, आपको जो करना है कीजिए। डॉक्टर, बस मेरी मिष्टी को बचा लीजिए। डॉक्टर, आप हौसला रखिए। मिस्टर शाश्वत, मिष्टी बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
और डॉक्टर शाश्वत को 10 लाख जमा करने को बोलकर ऑपरेशन के लिए चले जाते हैं। शाश्वत अबिका को देखता है, जो पहले ही डॉक्टर की बात सुनकर पैसे जमा करवाने जा ही रही थी। वो अबिका के पीछे चला जाता है। शाश्वत ने देखा अबिका बिल काउंटर पर पैसे जमा करवा रही है, तो वो वापस आकर ओटी के बाहर लगे बेंच पर बैठ जाता है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि मिष्टी का ऑपरेशन ठीक से हो जाए और वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। अबिका आकर उसके बगल में बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रखा, तो अपनी भरी आंखों से शाश्वत ने उसे देखा और उसके गले लगकर रो पड़ा। शाश्वत को इस तरह देखकर अबिका की आंखें भी नम हो गईं, मगर उसने खुद को संभाला और शाश्वत की पीठ सहलाते हुए कहा, शाश्वत, मिष्टी ठीक हो जाएगी, तुम देखना, अभी डॉक्टर बाहर आएंगे और कहेंगे कि हमारी मिष्टी अब बिल्कुल ठीक है। तभी शाश्वत को ध्यान आता है कि उसने क्या किया, तो तुरंत अबिका से अलग होता है और सॉरी बोलता है। अबिका को बुरा लगता है कि अभी भी शाश्वत के मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मगर वो अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है। 2 घंटे बीत जाते हैं और तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर मास्क और हाथों के ग्लव्स निकालते हुए आते हैं। शाश्वत और अबिका डॉक्टर को बाहर आता देखकर तुरंत अपनी जगह खड़े हो जाते हैं और डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टर ग्लव्स और मास्क नर्स को थमाकर शाश्वत से कहते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, आपकी बेटी मिष्टी अब बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर की बात सुनकर शाश्वत और अबिका की आंखें एक बार फिर नम हो गईं, मगर उनके होठों पर मुस्कुराहट थी। शाश्वत ने डॉक्टर के आगे अपने हाथ जोड़ दिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मेरी मिष्टी की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। डॉक्टर शाश्वत की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, ये तो हमारा फर्ज था। शाश्वत डॉक्टर से पूछता है कि हम मिष्टी से मिल सकते हैं। डॉक्टर, बस थोड़ी देर में उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब आप उससे मिल सकते हैं, और उसके कंधे थपथपाकर चले जाते हैं। थोड़ी देर में मिष्टी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, तो शाश्वत और अबिका उसके पास जाते हैं और बेड के बगल में रखे स्टूल पर बैठ जाते हैं। आरुषि को उन्होंने घर भेज दिया था। मिष्टी को अभी होश नहीं आया था, तो बेड पर आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। शाश्वत उसके हाथ को अपने हाथ में लेता है और एक हाथ से उसके माथे को सहलाते हुए कहता है, आप जल्दी से ठीक हो जाओ बेटा, फिर पापा आपको कभी यहाँ नहीं आने देंगे, और उसके माथे को चूम लेता है। तभी मिष्टी को होश आने लगता है और वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोल देती है और अपने सामने अपने मम्मा और पापा को देखकर धीरे से मुस्कुरा देती है। शाश्वत, अब कैसा लग रहा है बच्चा, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? मिष्टी धीरे से अपनी गर्दन हिलाकर ना में जवाब देती है और पूछती है, मिष्टी घर कब जाएगी पापा? शाश्वत, बेटे पापा अभी डॉक्टर अंकल से पूछ के आते हैं, तब तक आप अपनी मम्मा के पास रहो। शाश्वत डॉक्टर से मिष्टी के डिस्चार्ज के बारे में पूछने चला जाता है और मिष्टी अबिका से बातें करने लगती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर शाश्वत के साथ आते हैं और मिष्टी के कुछ चेकअप करके बताते हैं, मिष्टी अभी ठीक है, मगर अभी 2-3 दिन तक हमें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसके बाद आप मिष्टी को ले जा सकते हैं। और इतना कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। मिष्टी डॉक्टर की बात सुनकर थोड़ी उदास हो गई थी, मगर फिर शाश्वत के समझाने पर मान गई और दवा खाकर सो गई। वहाँ शाश्वत और अबिका खामोश बैठे हुए थे। तभी शाश्वत की पैंट की पॉकेट में रखा फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया तो देखा रागिनी का कॉल आ रहा था। शाश्वत फोन उठाता है और कहता है, हाँ रागिनी बोलो, इस वक्त क्यों कॉल किया तुमने? तुम जानती हो ना मैं मेरी बेटी के साथ हॉस्पिटल में हूँ। रागिनी, सॉरी सर, बट आज अबिका मैम भी जल्दी चली गई थी और आप भी ऑफिस नहीं आए थे, तो मैंने सोचा आपको कॉल करके बता दूं कि 2 दिन बाद मिस्टर अनवय के साथ बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। शाश्वत, ओके, अच्छा किया जो तुमने याद दिला दिया। मैं एक बार मैम से कंफर्म करके तुम्हें दोबारा कॉल करता हूँ। तब तक तुम मीटिंग की सारी इम्पोर्टेंट फाइल्स को मेरे केबिन में रखवा देना। रागिनी ओके बोलकर फोन रख देती है। शाश्वत अबिका के आते ही जो उन दोनों के लिए चाय लेने चली गई थी, अनवय के साथ मीटिंग के बारे में बताता है, तो अबिका को सोचकर कहती है, मीटिंग तुम अटेंड करोगे क्योंकि मैं कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं जाऊंगी, घर से ही सारा काम देखूंगी। पर मैं कैसे? अबिका शाश्वत की बात काट कर, क्योंकि मैं मिष्टी के पास ही रहूंगी, तुम मिष्टी की चिंता मत करो, मैं मिष्टी का पूरा ख्याल रखूंगी। शाश्वत के पास अबिका की बात सुनकर अब कहने के लिए कुछ नहीं था,
तो वो ये मीटिंग अटेंड करने के लिए मान जाता है। अबिका, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ये मीटिंग बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे। 2 दिन बाद आज मिष्टी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था, तो शाश्वत और अबिका उसे लेकर घर आ गए थे। शाश्वत ऑफिस चला गया क्योंकि आज मिस्टर अनवय के साथ मीटिंग थी। अबिका मिष्टी को उसके रूम में ले जाकर लेटा देती है क्योंकि अभी डॉक्टर ने उसे कुछ दिन रेस्ट करने के लिए कहा था। अबिका ने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और लेकर बालकनी में खड़ी होकर आते जाते लोगों को देखने लगी। तभी उसने देखा कि एक लड़का बैग से आ रहा था। दूसरी तरफ से एक लड़की तेज स्पीड से स्कूटी चलाते हुए आ रही थी और चिल्लाकर सबको सामने से हटने के लिए बोल रही थी, मगर वो लड़का अपनी धुन में चला जा रहा था। उसे उस लड़की की आवाज़ सुनाई नहीं दी और दोनों की बाइक और स्कूटी आपस में तेज आवाज़ के साथ भिड़ गईं। उस लड़के को ज़्यादा चोट नहीं आई क्योंकि उसने वक्त रहते अपनी बाइक को कंट्रोल कर लिया था, मगर वो लड़की अपनी स्कूटी समेत नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी थी। वो लड़का तेजी से उठा और उस लड़की की मदद करने लगा। ये सब अबिका अपनी बालकनी में खड़ी होकर देख रही थी और ये देखकर वो फ्लैशबैक में चली गई जहां उसकी शाश्वत से पहली मुलाकात हुई थी। फ्लैशबैक, अबिका को एक बिजनेस डील के सिलसिले में दिल्ली जाना था, मगर उसकी फ़्लाइट मिस हो गई और अगली फ़्लाइट लेट थी तो उसे ट्रेन से जाना पड़ा। अबिका जयपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी जो 10 मिनट में स्टेशन पर आने वाली थी। 10 मिनट बाद उसकी ट्रेन आई तो वो अपना सामान लेकर ट्रेन में चढ़ गई। अबिका पहली बार ट्रेन में चढ़ी थी और जल्दी में भी थी, इसलिए वो एसी कोच की जगह जनरल डिब्बे में चढ़ गई जो खचाखच पैसेंजर से भरी हुई थी। जब अबिका ने सामने देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक ट्रेन चल दी थी। पूरा डिब्बा खचाखच भरा हुआ था। अबिका ने देखा तो उसे अपने बैठने के लिए कोई जगह नहीं दिखी, तो वो अपना सामान लिए एक जगह पर खड़ी रही। उसे ट्रेन में सफ़र करने की आदत नहीं थी, ऊपर से इतनी भीड़ और उस पर उसे खड़े रहना पड़ रहा था। थोड़ी ही देर में वो परेशान हो चुकी थी। वहीं कुछ दूरी पर एक लड़का अपनी सीट पर बैठा हुआ था। जब उसने अबिका को परेशान देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने अबिका से कहा, अगर आप चाहें तो मेरी सीट पर बैठ सकती हैं। अबिका को उसकी बात सुनकर जैसे राहत मिल गई। उसने उस लड़के को थैंक यू कहा और उसकी सीट पर जाकर बैठ गई और वो लड़का उसकी बगल में खड़ा हो गया। 1 घंटे बाद ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी तो शाश्वत ने अबिका को देखा। वो सो रही थी तो उसने उसे आवाज़ देकर जगाया और ट्रेन के रुकने के बारे में बताया। तो अबिका अपना सामान उठाने लगी तो उस लड़के ने उसके हाथ से सामान ले लिया और ले जाकर एसी कोच में अबिका और उसके सामान को सही सलामत पहुंचा दिया और फिर जाने लगा। तभी अबिका ने उसे रोका। मैं तो आपका नाम पूछना ही भूल गई, आपका नाम क्या है? उस लड़के ने अपना नाम बताया, शाश्वत। मिष्टी के रोने की आवाज़ सुनकर अबिका वर्तमान में वापस आ गई और मिष्टी के रूम की तरफ भागी। देखा तो मिष्टी उठ गई थी और रो रही थी। अबिका ने फौरन आगे बढ़कर मिष्टी को अपनी बाहों में समेट लिया और उसे चुप कराने लगी। क्या हो गया मेरी मिष्टी को, क्यों रो रही है? मिष्टी का रोना अब कम हो गया था। वो सुबकते हुए कहने लगी, मम्मा आप कहाँ चली गई थी? मिष्टी डर गई थी। आप नहीं थी तो आप कहाँ चली गई थीं? अबिका को अफसोस हुआ। उसे मिष्टी को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। उसने प्यार से मिष्टी के आंसू पोंछे और अपने कान पकड़कर कहा, आई एम सॉरी बच्चा, मम्मा को मिष्टी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। अब से मम्मा मिष्टी को कभी अकेले नहीं छोड़कर कहीं जाएगी। ओके। अबिका की बात सुनकर मिष्टी नॉर्मल हुई। अबिका को अपने पास न पाकर वो डर गई थी। अबिका ने मिष्टी से पूछा, बच्चा आपको कुछ खाना है? तो मिष्टी ने मासूमियत से अपना सिर हिला दिया। अबिका ने मिष्टी के गालों पर प्यार से किस किया और उसे गोद में उठाकर रूम से बाहर निकल गई और किचन में जाकर मिष्टी को स्लैब पर बैठाकर पूछा, तो बताओ आज हमारी मिष्टी क्या खाएगी? मम्मा अपने हाथों से बनाकर खिलाएगी। अबिका की बात सुनकर मिष्टी खुश हो गई और अपने होठों पर जीभ फेरते हुए बोली, मिष्टी को चॉकलेट मिल्क शेक पीना है। मिष्टी की बात सुनकर अबिका मुस्कुरा दी और मिष्टी के लिए चॉकलेट मिल्क शेक बनाने लगी और साथ में मिष्टी से बातें भी करती रही। थोड़ी देर में मिष्टी का चॉकलेट मिल्क शेक बनकर तैयार हो गया तो अबिका ने उसे एक गिलास में भरकर मिष्टी को गोद में उठाया और एक हाथ में मिल्क शेक लेकर मिष्टी के कमरे में वापस आ गई। मिष्टी को आराम से बेड पर बिठाकर मिल्क शेक का गिलास उसके हाथों में थमा दिया। मिष्टी उसे
पीने लगी तब तक अबिका उसकी दवाइयाँ ले आई और मिष्टी के आगे कर दिया। मिष्टी जो अपना मिल्क शेक खत्म करने में बिजी थी, अबिका के हाथ में दवाई देखकर मुंह बनाने लगी और अबिका की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपका कर देखने लगी। लेकिन अबिका ने उसे इग्नोर किया और कहा, बच्चा ये मेडिसिन आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, फिर आप पहले की तरह खेल पाओगे। अगर आप मेडिसिन नहीं लोगे तो आप स्ट्रॉन्ग कैसे होगे। अबिका की बात सुनकर मिष्टी ने झट से दवाई खा ली। ये देखकर अबिका को हंसी आ गई, लेकिन उसने अपनी हंसी को मुंह में ही दबा दिया और मिष्टी के गालों को प्यार से किस करते हुए उसे बेड पर लिटा दिया और उसे थपकी देकर सुलाने लगी। तो मिष्टी उसके पास आकर उसकी गोद में सर रख लिया और अपने हाथों को उसके चारों तरफ लपेट लिया। ये देखकर अबिका के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। थोड़ी देर बाद मिष्टी गहरी नींद में सो गई थी और मिष्टी को सुलाते हुए मिष्टी की मम्मा यानी अबिका भी बेड की टेक लगाए सो रही थी। इधर ऑफिस में शाश्वत मीटिंग की पूरी तैयारी कर चुका था और मन ही मन बहुत घबरा रहा था। कहीं अगर मीटिंग अच्छी नहीं हुई तो वो अबिका के सामने क्या मुंह लेकर जाएगा। अबिका ने कितना भरोसा किया है उस पर, अगर वो उसके भरोसे पर खरा नहीं उतर पाया तो क्या होगा। उसे ऑफिस के नीचे एक साथ 3 गाड़ियां एक के बाद एक आकर रुकी। उनमें से 2 गाड़ियों में से काले कपड़े पहने हुए आदमी उतरे और आकर बीच वाली गाड़ी को घेर कर खड़े हो गए। उस बीच वाली गाड़ी के आगे का दरवाजा खोला। उसमें से एक 26-27 साल का आदमी बाहर निकला और तुरंत पीछे वाला दरवाजा खोल दिया। उसमें से अपने ब्लेजर के बटन को सही करते हुए एक हैंडसम सा 21-22 साल का लड़का उतरा और ऑफिस के अंदर चला गया। पहले वाला आदमी अपने हाथ में फाइल को संभालते हुए उस दूसरे लड़के के पीछे गिरते पड़ते हुए भागा। शाश्वत अपने केबिन में बैठा हुआ था। तभी रागिनी ने उसे आकर बताया कि मिस्टर अनबय आ चुके हैं। तो वो उसके साथ कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गया और साथ ही रागिनी से पूछा, प्रेजेंटेशन की सारी तैयारियां हो गई हैं ना। तो रागिनी ने उसके साथ साथ चलते हुए कहा, यस सर, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तब तक कॉन्फ्रेंस रूम आ गया तो वो अंदर की तरफ बढ़ गया। साथ में रागिनी भी थी। उसने सामने देखा तो एक बहुत स्मार्ट एंड हैंडसम लड़का अंदर बैठा हुआ था। उसके साथ ही एक और आदमी बैठा हुआ था जो पहले वाले से थोड़ा एज में बड़ा लग रहा था। शाश्वत गया और पहले वाले लड़के से हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो मिस्टर अनबय, आई एम शाश्वत ठाकुर, अबिका राठौर्स पर्सनल असिस्टेंट। अबिका मैम पर्सनल रीजन की वजह से यहाँ नहीं आ पाई, मगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थॉट इस मीटिंग में प्रेजेंट रहेंगी। शाश्वत के इशारे पर रागिनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थॉट अबिका को कनेक्ट कर लिया था। अनबय ने शाश्वत से हाथ मिलाया और बैठते हुए अपनी भारी आवाज में मीटिंग शुरू करने को कहा। सामने बड़ी सी स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स और प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें शो होने लगी और शाश्वत उसके सामने जाकर सारी चीजें एक्सप्लेन करने लगा और अनबय ध्यान से सारी चीजें सुन और समझ रहा था। आधे घंटे बाद रूम की लाइट्स ऑन हुई और स्क्रीन ऑफ करके शाश्वत अपने सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। तभी अबिका, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी मीटिंग देख रही थी, ने अनबय से कहा, सो मिस्टर अनबय, कैसा लगा आपको हमारा आइडिया। अनबय कुछ देर खामोश रहा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता नहीं चल रहा था कि उसे शाश्वत का प्रेजेंटेशन कैसा लगा। कुछ देर बाद अपनी भारी आवाज में अनबय ने कहा, मुझे आपका आइडिया पसंद आया मिस्टर शाश्वत। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हम इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दें। मैं इस प्रोजेक्ट पर आपके साथ काम करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अनबय के अबिका को मिस अबिका कहने पर अबिका और शाश्वत दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी अनबय के इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ करने पर दोनों का ध्यान इस बात से हट गया और दोनों ही मीटिंग सक्सेसफुल होने पर बहुत खुश थे। उसके बाद अनबय वहां से जाने लगा तो शाश्वत उसे ऑफिस के बाहर तक छोड़ने आया। अनबय अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गया और उसका असिस्टेंट जो उसके साथ था, जिसका नाम रोहित था, शाश्वत से प्रोजेक्ट के पेपर्स और बाकी डिटेल्स के बारे में डिस्कस करने लगा। आरुषि अपने स्कूल के बाहर छुट्टी के बाद ड्राइवर का इंतजार कर रही थी जो हर रोज उसे स्कूल छोड़ने और लेने आता था। आरुषि अभी चुपचाप स्कूल के गेट पर खड़ी थी। तभी 2-4 मवाली गुंडे जैसे दिखने वाले लड़के उससे कुछ दूरी पर आकर खड़े हो गए और उसकी तरफ देखने लगे। उनके इस तरह से देखने से आरुषि बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। एक तो ड्राइवर का पता नहीं क्यों आज आने में लेट हो रहा था और ऊपर से वो लड़के जिस तरह से आरुषि को देख रहे थे उससे उनकी नीयत सही बिल्कुल नहीं लग रही थी। अब आरुषि को अंदर ही अंदर बहुत घबराहट होने लगी, मगर वो अपने आप को
किसी तरह शांत किए हुए चुपचाप खड़ी रही। तभी वो लड़के आरुषि की तरफ आने लगे। ये देखकर आरुषि बहुत ज्यादा डर गई और वहां से भागने लगी। आरुषि को भागता देखकर वो लड़के भी उसके पीछे दौड़ पड़े। आरुषि ने जब उन्हें अपने पीछे आते देखा तो वो और भी ज्यादा घबराने लगी। आरुषि पीछे उन लड़कों को अपने पीछे आता देखकर भाग रही थी कि तभी वो किसी चीज से टकरा गई और धड़ाम से नीचे जा गिरी। उसने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो उसके सामने एक गठीले बदन वाला हैंडसम सा नौजवान खड़ा था और आरुषि को अपने गुस्से भरी आंखों से घूर रहा था। आरुषि उस लड़के को देखकर न जाने क्या सोचकर उठी और कसकर उस लड़के के सीने में जा छुपी, जैसे अगर वो लड़के वहां से उसके मुंह छिपा लेने से गायब हो जाएंगे। वो लड़का पहले तो आरुषि के अचानक ऐसे उसके गले लगने से हैरान हो गया, फिर उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने आरुषि को खुद से अलग किया और जैसे ही कुछ बोलने को हुआ तभी उसकी नज़र आरुषि के आंसुओं से भरी आंखों पर पड़ी। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन तभी आरुषि उन लड़कों को देखने पीछे मुड़ी और तभी उस लड़के ने आरुषि की नज़रों का पीछा किया। तो उन लड़कों को देखकर उसे सारा माजरा समझते देर नहीं लगी कि आरुषि इतनी घबराई हुई क्यों थी और उसकी आंखों में आंसू क्यों थे। अनबय के मन में पता नहीं क्या आया। उसने आरुषि को अपने पीछे किया और अपनी सख्त नज़रों से उन लड़कों की तरफ देखा। अनबय की लंबी चौड़ी पर्सनालिटी और उसका गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा देखकर तो एक पल के लिए उन लड़कों के साथ साथ आरुषि भी सहम गई, मगर उसे अनबय के पास एक सुरक्षा का आभास हुआ, जैसे किसी अपने के पास होने पर होता है। वहीं वो लड़के पहले तो अनबय को देखकर घबरा गए, मगर फिर भी वो ढीठ की तरह वहीं खड़े रहे। जब अनबय ने उन लड़कों को वहां से ना जाते देखा तो वो उनकी तरफ बढ़ गया और उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। अपनी गुस्से से हुई लाल आंखों से उन लड़कों को घूरते हुए पूछा, क्यों परेशान कर रहे हो लड़की को? कोई काम धंधा नहीं है क्या जो इस तरह किसी भी लड़की को परेशान कर रहे हो? आइंदा इसके या किसी और लड़की को परेशान या बदतमीजी करते देख लिया तो तुम लोगों को और कोई काम करने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो वापस मुड़कर आरुषि के पास आने लगा कि तभी अनबय की बातें और उसकी धमकी सुनकर गुस्से में उनमें से एक लड़के ने अनबय पर पीछे से हमला कर दिया, इससे पहले कि उसका वार अनबय को नुकसान पहुंचाता। आरुषि ये देखकर डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। जब कुछ देर बाद भी आरुषि को कोई आवाज़ नहीं आती है तो वो अपनी एक आंख धीरे से खोलकर देखती है तो अनबय ने उस लड़के का हाथ पीछे से ही पकड़ रखा था और आरुषि के चेहरे को एकटक देखे जा रहा था। जब आरुषि देखती है कि अनबय को कोई चोट नहीं लगी तो वो अपनी दोनों आंखें पूरी तरह से खोल देती है और उसके चेहरे पर एक लंबी स्माइल आ जाती है। अनबय तो आरुषि की भोली सूरत और बच्चों जैसी क्यूट सी स्माइल में खो जाता है और उसकी पकड़ लड़के पर से ढीली पड़ जाती है। अनबय की पकड़ खुद पर से ढीली होती देख जैसे ही उससे छूटने की कोशिश करता है तभी अनबय अचानक ही उसके हाथ को पकड़कर मोड़ देता है और एक तड़की आवाज़ के साथ उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है और वो लड़का अपना हाथ पकड़कर चीख उठता है। अपने साथी की ऐसी हालत देखकर बाकी के लड़कों की हालत खराब हो गई। अनबय अब उसकी तरफ पलटा और अपना हाथ दिखाकर उस लड़के के दोस्तों को अपने साथ ले जाने को कहा और साथ ही उन्हें चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत करते तुम में से कोई भी मुझे दिख गया तो उसकी इससे भी खराब हालत कर दूंगा। अनबय की बातें सुनकर और अपने दोस्त की हालत देखने के बाद उन लड़कों की हालत डर से पतली हो गई और वो जल्दी से अपने साथी को उठाकर वहां से 9-2-11 हो गए। अब अनबय दोबारा आरुषि के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रही थी, वो भी स्कूल ड्रेस में? आरुषि ने बताया कि वो छुट्टी के बाद अपने ड्राइवर काका का वेट कर रही थी, मगर आज पता नहीं क्यों वो अभी तक नहीं आए। मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। तभी वो लड़के यहाँ आ गए और मुझे परेशान करने लगे। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। अनबय आरुषि की बात सुनकर बोला, तो अब तुम घर कैसे जाओगी? अनबय की बात सुनकर आरुषि परेशान हो गई। अबिका घर पर मिष्टी के साथ थी और मिष्टी की तबीयत को देखते हुए वो उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी, वरना आरुषि उसे ही फ़ोन करके बुला लेती। आरुषि को परेशान देख अनबय कहता है, अगर तुम चाहो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। आरुषि अनबय की बात सुनकर कुछ नहीं बोलती और अपनी पलकें झपकाते हुए अनबय को देखने लगती है। अनबय उसे चुप देखकर दोबारा पूछता है, क्या हुआ, घर नहीं जाना है क्या या फिर यहीं रहना है?
अनबय की बात सुन आरुषि बोली, जाना तो है मगर। अनबय, मगर क्या, कोई प्रॉब्लम है? अनबय की बात सुन आरुषि दोबारा बोली, मगर दी ने किसी स्ट्रेंज के साथ जाने से मना किया है। आरुषि ये बोलते हुए एकदम बच्चों जैसी भोली और क्यूट लग रही थी। आरुषि की बात सुनकर अनबय के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अनबय, तो फिर तुम घर कैसे जाओगी? अनबय की बात सुनकर आरुषि कुछ नहीं बोलती, मगर उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। आरुषि को परेशान देखकर अनबय को पता नहीं क्यों लेकिन अच्छा नहीं लगता। अनबय, तो फिर तुम अपने ड्राइवर को फ़ोन कर लो, जब तक वो नहीं आ जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। आरुषि, स्कूल में फ़ोन लाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं फ़ोन लेकर नहीं आती। आरुषि की बात सुनकर अनबय उसे फ़ोन करने को देता है। आरुषि उससे फ़ोन लेकर अपने ड्राइवर को फ़ोन करती है, जो ट्रैफिक में फंसा हुआ था। पहले तो अननोन नंबर से कॉल आता देखकर वो फ़ोन नहीं उठाता, पर बार बार फ़ोन आने से वो फ़ोन उठा लेता है और इससे पहले कि वो कुछ बोलता, सामने से आरुषि की घबराई हुई आवाज़ आती है, आरुषि, काका आप कहाँ हैं? अब तक आए क्यों नहीं? ड्राइवर, बिटिया रास्ते में ट्रैफिक की वजह से लेट हो रहा है, हम बस थोड़ी देर में आ रहे हैं, तब तक आप स्कूल में ही रहिएगा, इधर उधर कहीं मत जाइएगा। आरुषि ड्राइवर काका की बात सुनकर ठीक है बोलकर कॉल कट करके फ़ोन अनबय को दे देती है और कहती है, काका ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब तक मैं यहीं रहूँगी। अनबय, ओके, तो जब तक तुम्हारे ड्राइवर काका नहीं आ जाते तब तक मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूँगा। आरुषि, जो अभी थोड़ी देर पहले की घटना से थोड़ी घबराई हुई थी, अनबय की बात मान लेती है। आरुषि चुपचाप खड़ी रहती है और अनबय उसके बगल में खड़ा होकर अपने फ़ोन में कुछ देखने लगता है। अभी ड्राइवर आया नहीं था तो आरुषि अनबय से उसके बारे में जानने के मकसद से बोलती है, आप कौन हो? अनबय, जो अपने फ़ोन में लगा हुआ था, आरुषि की आवाज़ सुनकर फ़ोन पॉकेट में रख लेता है और बोला, कुछ कहा तुमने? आरुषि, मैंने पूछा आप कौन हो? अनबय आरुषि की बात सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि हर कोई उसके बारे में जानता था, यहाँ तक कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि विदेश में भी उसका बिजनेस फैल रहा था। अनबय हैरान होकर बोला, तुम मुझे नहीं जानती? आरुषि अपनी गर्दन ना में हिला देती है। ऐसा करते हुए आरुषि बहुत क्यूट लग रही थी। उसे देखकर अनबय के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, मगर वो जल्दी ही अपनी स्माइल को छुपा लेता है और अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लाकर कहता है, आई एम अनबय प्रताप सिंह। अनबय की बात सुनकर आरुषि की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती हैं। वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करके अनबय को देखने लगती है। अनबय उसे इस तरह देखकर अपनी आंखें उचकाता है तो आरुषि तुरंत अपने हाथ अपने मुंह पर से हटा लेती है और अपने आप को सामान्य करके पूछती है, आप द ग्रेट अनबय प्रताप सिंह हो, जिन्होंने बहुत कम एज में अपनी खुद की बनाई हुई ज्वेलरी कंपनी को बहुत कम समय में टॉप पर पहुंचा दिया। आरुषि की बात सुनकर अनबय हल्का सा हंस दिया और अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ मैं वही अनबय प्रताप सिंह हूँ। अनबय को स्माइल करते देख आरुषि और भी आश्चर्यचकित हो जाती है। आरुषि को इस तरह से हैरान परेशान देखकर अनबय मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, तुम मुझे देखकर इतनी हैरान क्यों हो रही हो? आरुषि उसी अपनी हैरानी भरी आवाज में कहती है, मैं आपको हंसते हुए देखकर हैरान हो रही हूँ। आरुषि की बात सुनकर अनबय पूछता है, क्यों, क्या मैं हंस नहीं सकता? अनबय की बात पर आरुषि हड़बड़ा जाती है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने सुना है कि आपको कभी किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। आरुषि की हड़बड़ाहट देखकर अनबय की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। अनबय कुछ कहने जा रहा था कि तभी आरुषि की गाड़ी आ गई। आरुषि जाने लगी, तभी अनबय ने एक विजिटिंग कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। आरुषि ने अनबय की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तो अनबय ने वो कार्ड आरुषि के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, इसमें मेरा नंबर है, अगली बार अगर कोई परेशानी हो और कुछ समझ ना आए तो तुम मुझे फ़ोन कर लेना। आरुषि ने वो कार्ड अपने स्कूल बैग में रख लिया, मगर कुछ कहा नहीं और अपनी ही जगह से हिली तो अनबय बोला, तुम्हारी गाड़ी आ चुकी है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। अनबय की बात सुनकर आरुषि, जो कि अनबय को देखने में खो गई थी, उसके बोलने से हड़बड़ा जाती है और बिना उसकी तरफ देखे तुरंत जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए काका गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं।
अनवय तब तक आरुषि की गाड़ी को देखता रहा जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके बाद अनवय ने अपनी आंखों पर स्पेक्ट्स लगाए और अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। अनवय के जाने के बाद शाश्वत रागिनी को सब कुछ समझाकर घर के लिए निकल गया। घर के अंदर पहुंचकर शाश्वत सबसे पहले मिष्टी को देखने उसके कमरे में गया तो देखा मिष्टी अपने छोटे से टेडी को पकड़कर सो रही है। शाश्वत उसे सोया हुआ देखकर धीरे से उसके सिरहाने जाकर बैठ गया और उसके सर को धीरे धीरे सहलाने लगा। मिष्टी को देखते हुए एकाएक उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर उसकी मिष्टी ठीक नहीं होती तो वो क्या करता, अगर उसे कुछ हो जाता तो, ये सोचकर ही उसकी आंखों में ठहरे आंसू बाहर निकल गए। लेकिन अब उसकी बच्ची बिल्कुल ठीक है, ये सोचकर उसके चेहरे पर सुकून आ गया। उसने मिष्टी के माथे को प्यार से चूमा और उसे ठीक से ब्लैंकेट उड़ाकर कमरे से बाहर चला गया और प्यारी सी मिष्टी नींद में ही मुस्कुरा उठी। शाश्वत लिविंग एरिया में आया तो देखा अबिका सोफे पर बैठी अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। शाश्वत जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। अबिका अपने काम में ऐसी खोई हुई थी कि उसे अपने आसपास का भी ख्याल नहीं था। थोड़ी देर बाद अबिका अपना पूरा काम कर लेती है और लैपटॉप को बंद करके सामने टेबल पर रख देती है और अपने दोनों हाथ उठाकर अंगड़ाई लेती है और सिर ऊपर उठाती है और अपने सामने शाश्वत को देखकर उसके हाथ हवा में ही रुके रह जाते हैं। शाश्वत उसकी इस हरकत पर उसे अजीब तरीके से देखता है, मानो समझने की कोशिश कर रहा हो कि अबिका ऐसा क्यों कर रही है। अबिका शाश्वत को अजीब सा फेस बनाते देखती है तो झट से अपने हवा में रुके हुए हाथों को नीचे कर लेती है। अबिका अपने आप को नॉर्मल करती है और शाश्वत से पूछती है, तुम कब आए? शाश्वत, मैं अभी कुछ देर पहले ही आया, बस मिष्टी को देखने उसके रूम में गया था। वैसे आप क्या कर रही थी? शाश्वत का उसे आप कहना सुनकर अबिका चिढ़ जाती है। अरे यार, कम से कम घर पर तो आप और मैम कहना छोड़ दो। लोग तो दोस्तों को न जाने कैसे कैसे नाम दे डालते हैं और एक तुम हो, हमेशा अपने असिस्टेंट वाले मोड में ही घुसे रहते हो। अबिका के चेहरे पर चिढ़ देखकर और उसकी बातें सुनकर शाश्वत के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो अबिका के बगल वाले सोफे पर बैठ गया और बोला, अच्छा ठीक है, अब से मैं तुम्हें घर पर और ऑफिस से बाहर तुम कहूँगा और तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगा और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा भी एक अच्छा सा दोस्तों वाला नामकरण कर देता हूँ। अबिका, जो शाश्वत की पहले वाली बात सुनकर स्माइल कर रही थी, उसकी आगे की बात सुनकर चिढ़ जाती है और सोफे पर पड़ा कुशन उठाकर शाश्वत पर फेंकती है, जिसे शाश्वत अपने हाथों से कैच कर लेता है और फिर शुरू हो जाती है दोनों की कुशन वाली लड़ाई। जहां शाश्वत उसके वार से बचने की कोशिश कर रहा था, वहीं अबिका वहां पड़े सारे कुशंस को उस पर फेंक रही थी। कुछ देर उनकी ये क्यूट सी लड़ाई चली और फिर थककर दोनों सोफे पर फैल गए। दोनों ने पहले एक दूसरे को घूर कर देखा और फिर अगले ही पल दोनों हंस पड़े। आरुषि अपने स्कूल से आकर सीधा ऊपर अपने रूम में चली गई। उस वक्त शाश्वत और अबिका अनवय वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो उस वक्त दोनों अबिका के स्टडी रूम में थे। आरुषि अपने रूम में आते ही बैग बेड पर फेंककर सीधा वॉशरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई और सामने रखा हुआ चॉकलेट केक देखकर उसे खाने लगी। खाते हुए उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं तो उसे कोई नजर नहीं आया तो दोबारा अपने केक खाने में मशगूल हो गई। थोड़ी देर बाद आरुषि को अबिका और शाश्वत ऊपर स्टडी रूम में आते हुए दिखाई दिए तो वो जाकर सोफे पर बैठ गई। तब तक अबिका शाश्वत भी आकर उसके अगल बगल बैठ गए। शाश्वत ने आरुषि को देखकर पूछा, आरू आप स्कूल से कब आए बच्चा? आरुषि ने भी स्माइल के साथ जवाब दिया, अभी ही आई हूँ। शाश्वत का आरुषि के साथ दोस्तों जैसा रिश्ता था और आरुषि भी शाश्वत से अपनी सारी बात शेयर करती थी। आरुषि शाश्वत को मक्खन लगाने वाले अंदाज में बोली, बड़ी, आज आप बड़े कूल एंड हैंडसम लग रहे हो। आरुषि की बात सुनकर शाश्वत उसे शक भरी निगाहों से देखकर बोला, क्या चल रहा है तुम्हारे शैतानी दिमाग में? शाश्वत की बात सुनकर आरुषि की आंखों में शरारत से भरी हुई चमक आ जाती है। वो शाश्वत के पास जाकर बैठ जाती है और उसके कंधे पर लटक कर मनाने के अंदाज में कहती है, एक आप ही हो जो मेरे मन की बातें झट से जान जाते हो, बाकी किसी को तो मेरी फिक्र ही नहीं है। आखिरी बात बोलते हुए वो तिरछी नजरों से अबिका को देखती है जो उसकी बात सुनकर उसे घूर रही थी। अबिका के घूरने से आरुषि सकपकाकर उस पर से अपनी आंखें हटाकर शाश्वत की तरफ अपना पूरा ध्यान लगा देती है।
शाश्वत उसकी बातें बखूबी समझ रहा था कि क्या कहना चाह रही है, मगर वो भी अनजान बना उसकी बातें सुन रहा था। आरुषि आगे बोलती है, एक्चुअली मुझे आपकी हेल्प चाहिए। शाश्वत, कैसी हेल्प? आरुषि अब आराम से अपने दोनों पैर मोड़कर बैठ गई और बोली, मेरे स्कूल में इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन स्टार्ट हो रहे हैं और मैंने भी उसमें पार्ट लिया है। शाश्वत, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। शाश्वत की बात सुनकर आरुषि खुश हो जाती है। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि शाश्वत उसे मना नहीं करेगा, तो वो आगे बोली, मैंने फुटबॉल में पार्ट लिया है और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सिखाओ। मैं जानती हूँ आप अपने स्कूल कॉलेज में फुटबॉल चैंपियन थे, प्लीज़ प्लीज़ मना मत करना। आरुषि ये सारी बात एक ही सांस में कह जाती है और शाश्वत का चेहरा देखने लगती है। शाश्वत एकदम सीरियस फेस बनाए हुए था, जिसे देखकर आरुषि को लगा शाश्वत उसकी हेल्प नहीं करेगा, तो सैड फेस लेकर वहां से उठकर जाने लगती है। आरुषि अभी 2-4 कदम चली थी कि तभी पीछे से शाश्वत की आवाज आती है, कल सुबह शार्प शाम यू विल गेट रेडी फॉर योर ट्रेनिंग। शाश्वत की बात सुनकर आरुषि के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और जाकर शाश्वत के गले से लटक जाती है और शाश्वत भी हंसते हुए उसे थाम लेता है। आरुषि के चेहरे पर आई स्माइल देखकर वो खुश हो जाता है। आरुषि शाश्वत के लिए वैसी ही थी जैसी मिश थी, मगर उनका रिश्ता दोस्तों के जैसा था। आरुषि अबिका को देखती है तो चुपचाप शाश्वत के पास से हटकर उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और सर नीचे कर कर अबिका की डांट सुनने का इंतजार करने लगती है। अबिका कुछ देर आरुषि को घूरती है और फिर एकाएक उसके फेस पर भी बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आरुषि को जब अबिका के डांटने की आवाज़ नहीं आती है तो वो अपना सिर ऊपर उठाती है और तभी अबिका अपनी स्माइल छुपाकर सीरियस फेस बना लेती है और बोलती है, तुमने स्पोर्ट्स में भाग लिया और मेरी परमिशन लेना जरूरी नहीं समझा। आरुषि अबिका की नाराजगी से भरी आवाज़ सुनकर डर गई कि अब क्या होगा, शायद दी उसे खेलने की परमिशन नहीं देंगी। ये सोचकर वो उदास हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए जो कभी भी उसकी आंखों से बाहर आने को तैयार थे। अबिका तो मजाक कर रही थी, मगर आरुषि को रोता देखकर झट से उसे गले से लगा लेती है और एक हाथ से उसके सर को सहलाते हुए बोली, आई एम सॉरी आरू, आई वॉज जस्ट किडिंग। तुम तो रोने लगी बच्चा। अबिका की बात सुनकर आरुषि रोना रोककर अबिका को देखने लगी और बोली, सच्ची आप नाराज नहीं हो दी? अबिका, नहीं आरू, मैं तो खुश हूँ कि तुम पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी एक्टिव हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और जब तुम्हारा मैच होगा तो बताना, मैं भी आऊँगी देखने। अबिका की बात सुनकर आरुषि खुश होकर दोबारा से उसके गले लग गई और अबिका प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। मम्मी पापा के जाने के बाद आरुषि उसकी जिम्मेदारी थी और उसने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और आज भी निभा रही है। अगली सुबह आरुषि ठीक 5 बजे घर के बाहर बने बड़े से गार्डन में पहुंच गई। कुछ देर बाद शाश्वत भी आता दिखाई दिया। उसने ट्रैक पैंट और स्पोर्ट शूज पहना हुआ था। उसके कहने पर आरुषि भी स्पोर्ट ड्रेस में ही आई थी। शाश्वत ने आते ही पहले आरुषि को फुटबॉल के रूल और बेसिक ट्रिक्स बताई और उसे प्रैक्टिस करवाने लगा। लगभग 1-1.5 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद ही आरुषि अच्छा खेलने लगी थी। शाश्वत ने अब कल इसी टाइम आने को बोलकर आरुषि को स्कूल के लिए तैयार होने भेज दिया, क्योंकि आरुषि को स्कूल के लिए लेट हो रहा था और शाश्वत को भी ऑफिस जाना था। आरुषि स्कूल के लिए रेडी होने चली गई तो शाश्वत भी घर के अंदर जाने लगा तो देखा कि अबिका अपने रूम की बालकनी से लगकर अपने दोनों हाथ बांधे खड़ी थी और उसी की तरफ देख रही थी। शाश्वत के आगे बढ़ते कदम अपने आप रुक गए और वो भी अपनी जगह खड़ा हो गया और ऊपर देखने लगा जहां अबिका खड़ी थी। कुछ देर बाद अबिका वहां से हटकर अपने रूम में चली गई। तब जाकर शाश्वत को ख्याल आया कि वो कितनी देर से यूं ही खड़ा था। शाश्वत सोचने पर मजबूर हो गया कि उसे क्या हो गया था जो इस तरह अबिका को देखने में खो गया, मगर फिर सिर झटक कर अपने ख्यालों से बाहर आया और तेजी से अपने रूम में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। अबिका अपने कपड़े लेकर बाथरूम में नहाने चली गई। थोड़ी देर बाद अबिका बाथरूम से बाहर आई और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगी। उसने स्काई ब्लू कलर का स्लीवलेस लॉन्ग सूट और वाइट प्लाजो पहना हुआ था और उसके बाल भीगे होने की वजह से
और नहाने की वजह से उसका चेहरा एकदम गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ लग रहा था। अबिका ने अपने बाल हेयर ड्रायर से सुखाया और खुला छोड़ दिया। अबिका के बाल बहुत घने और लंबे होने के साथ घुंघराले भी थे, जो उसकी कमर से भी नीचे तक आ रहे थे। उसके लंबे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। अबिका ने एक छोटी सी लाल बिंदी लगाई और अपने होठों पर लिप बाम लगाया और उठने लगी कि तभी उसकी नज़र सामने ड्रेसिंग टेबल पर रखे छोटे से सिंदूर के डिब्बे पर गई, तो उसके हाथ खुद ब खुद उस तरफ बढ़ गए। अबिका ने सिंदूर को अपने हाथ में लिया और कुछ देर उसे देखने के बाद अपनी मांग में हल्का सा भर लिया और अपने बालों को थोड़ा आगे करके ढक दिया ताकि शाश्वत की नज़र ना पड़े। शाश्वत के दिल में अभी उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी और न ही उसने उसे अपनी पत्नी के रूप में मन से एक्सेप्ट किया था। अबिका ने सोचा, जिस दिन शाश्वत उसे पूरे मन से अपनी पत्नी के रूप में अपना लेगा, उस दिन उसे ये सिंदूर छिपाकर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि खुद शाश्वत उसकी मांग में अपने हाथों से ये सिंदूर भरेगा। ये सोचकर ही अबिका के चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान आ गई और अपने रूम से निकलकर सीधा मिष्टी के पास आ गई, जो सबसे बेखबर अपने बड़े से टेडी को पकड़कर गहरी नींद में सो रही थी। अबिका के चेहरे पर उसे देखकर अपने आप स्माइल आ गई और वो मिष्टी के सिरहाने बैठ गई और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए जगाने लगी। अबिका की आवाज़ सुनकर मिष्टी पहले कुनमुनाई, फिर करवट लेकर दोबारा सो गई। मिष्टी की इस हरकत से अबिका के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई। अबिका ने फिर मिष्टी को प्यार से 2-3 बार आवाज़ लगाई। थोड़ी मशक्क़त के बाद मिष्टी ने अपनी आंखें खोलीं और अपने सामने अबिका को देखकर उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। मिष्टी अपनी आंखें मलते हुए उठी और अबिका की गोद में जाकर बैठ गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे टुकुर टुकुर देखने लगी। उसके ऐसे देखने पर अबिका ने कहा, क्या हुआ मिष्टी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अबिका की बात सुनकर मिष्टी की स्माइल और भी बड़ी हो गई और वो अबिका के गले में अपनी बाहें डालकर लटक गई और अपनी चहकती हुई आवाज़ में बोली, मिष्टी की मम्मा बहुत ब्यूटीफुल हैं। सुबह का वक्त, एक बड़ा सा आलीशान बंगला, उस बंगले के अंदर एक रूम से बहुत तेज म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। एक नौकर अपने हाथों में प्रोटीन शेक की बोतल और टॉवल लिए उस रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और अपने साथ लाया प्रोटीन शेक की बोतल टेबल पर और टॉवल वहां पर पड़े स्टैंड पर रखकर चला गया। सामने उस रूम में अनवय अपना वर्कआउट कर रहा था और पसीने से लथपथ हो गया था। थोड़ी देर बाद अपना वर्कआउट खत्म करने के बाद अनवय ने स्टैंड पर रखा टॉवल उठाया और अपना पसीने से लथपथ चेहरा पोंछकर टॉवल वापस स्टैंड पर रखकर प्रोटीन शेक की बोतल उठाकर अपने मुंह से लगा लिया और रूम की बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। इस वक्त अनवय ने सिर्फ एक ट्रैक पैंट पहन रखा था और ऊपर कुछ भी नहीं पहना था। पसीने से लथपथ उसके सिक्स पैक एब्स वर्कआउट करने के बाद और भी चिजिबल हो गए थे और उसके लंबे फेस पर तीखे फेस कट और उसे और भी अट्रैक्टिव दिखा रहे थे। अपना प्रोटीन शेक खत्म करके अनवय सीधा अपने कमरे में आया और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया। शावर के नीचे खड़े होकर नहाने लगा। अपना फेस ऊपर करके अनवय ने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने आरुषि का मासूम और क्यूट सा फेस आ गया और उसे पता भी नहीं चला कि वो कब मुस्कुराने लगा। नहाकर अपने कपड़े पहनकर अनवय ने ड्रेसिंग के सामने आकर अपनी टाई लगाई और अपने बालों को जेल से सेट करके देखा तो एकदम परफेक्ट बिजनेसमैन लग रहा था। अनवय अपने रूम से निकलकर डाइनिंग टेबल पर आकर ब्रेकफास्ट किया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में जाते हुए अनवय को आरुषि का स्कूल दिखा तो उसने कार रोक दी और चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद आरुषि अपनी कार से आती दिखी और कार से निकलकर अपने फ्रेंड्स के पास जाकर खड़ी हो गई और उनसे हंसते हुए बातें करने लगी। अनवय की नज़र आरुषि पर गई तो वो उसे कुछ देर बिना किसी भाव के देखता रहा और फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने अपने ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा, जो अनवय को हंसता हुआ देखकर हैरान हो रहा था। जब अनवय ने उसे ऐसे देखा तो अपनी कड़क आवाज़ में पूछा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया जो मैंने कहा? अनवय की आवाज़ सुनकर ड्राइवर हड़बड़ा गया और सॉरी बोलकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसके जाने के बाद आरुषि की नज़रें अनायास ही उस ओर चली गईं जहां कुछ देर पहले अनवय की कार खड़ी थी। उसकी फ्रेंड ने उसे बुलाया
तो अपने दोस्तों के साथ आरुषि स्कूल के अंदर चली गई। शाश्वत तैयार होकर अपने रूम से बाहर आया और सीधे मिष्टी के रूम में चला गया, पर वहां मिष्टी को ना पाकर एक पल के लिए वो घबरा गया और तुरंत रूम से बाहर निकलकर मिष्टी को ढूंढने लगा। तभी उसे किचन की तरफ से खिलखिलाने की आवाजें सुनाई दी तो शाश्वत उस ओर बढ़ गया। किचन के पास आया तो देखा कि मिष्टी किचन के स्लैब पर बैठी हंस रही थी और अबिका अपने बालों का ढीला जूड़ा बनाए मिष्टी को अपने हाथों से पोहा खिला रही थी और साथ में मिष्टी की किसी बात पर भी हंस भी रही थी। शाश्वत अबिका के चेहरे में खो गया और अब अबिका उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे पता भी नहीं चला। उसे होश तब आया जब उसके कानों में अबिका की आवाज पड़ी जो उससे कुछ पूछ रही थी। शाश्वत हड़बड़ाकर वहां से हटकर डाइनिंग एरिया में आकर बैठ गया और उसके कानों में दोबारा अबिका और मिष्टी के हंसने की आवाज आने लगी। उसके चेहरे पर अपने आप कब मुस्कान फैल गई उसे पता भी नहीं चला। आरुषि स्कूल से घर आई तो खुशी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उसने आते ही अबिका शाश्वत को जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया। आरुषि की आवाज सुनकर घर का नौकर वहां आया और बोला कि अबिका और शाश्वत ऑफिस से आए नहीं हैं। तो आरुषि उदास हो गई, लेकिन फिर उनके आने के बाद उनसे बात करने का सोचकर फिर से खुश हो गई और नौकर से खाना लगाने को बोल अपने रूम में फ्रेश होने चली गई। अबिका और शाश्वत मीटिंग रूम में बैठे हुए थे और अनबय के आने का इंतजार कर रहे थे। उनके प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से उन्हें ये अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ी और जब उन्होंने अनबय से इस बारे में बात की तो अनबय भी इस मीटिंग के लिए तुरंत तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद अनबय अपने असिस्टेंट के साथ आया और सीधा मीटिंग रूम में चला गया। उनके साथ रागिनी भी थी जो उन्हें मीटिंग रूम तक लेकर गई और उन्हें वहां छोड़कर वापस चली गई। लगभग 2 घंटे के बाद मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और अनबय, शाश्वत और अबिका रूम से बाहर आए। अनबय ने कहा, आई होप अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा ये प्रोजेक्ट जल्दी ही पूरा हो जाएगा। अबिका, बिल्कुल मिस्टर अनबय, जो भी डाउट्स थे सब क्लियर हो गए हैं और अब बहुत जल्द हम इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की खुशी में एक शानदार पार्टी देंगे और आप भी अपनी फैमिली के साथ आएंगे। अनबय ने बिना किसी भाव के कहा, मेरी फैमिली में कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। अनबय की बात सुनकर शाश्वत और अबिका को लगा उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था। अबिका ने अफसोस के साथ कहा, आई एम सॉरी मिस्टर अनबय, हमें नहीं मालूम था कि। अबिका की बात बीच में ही काटकर अनबय ने कहा, इट्स ओके अबिका, आपको थोड़ी पता था इस बारे में और ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है इस बारे में, सो यू डोंट फील गिल्टी। और मैं ज़रूर आऊँगा इस पार्टी में। वैसे तो मुझे पार्टीज वगैरह में जाना पसंद नहीं है, मगर आप दोनों की बात अलग है, इसलिए मैं ज़रूर आऊँगा। अबिका और शाश्वत को अनबय के कहने का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन वो इस बात से खुश थे कि अनबय पार्टी में आने के लिए तैयार हो गया। अनबय उन्हें बाय बोलकर वहां से निकला और अपनी कार में बैठकर चला गया। आरुषि अपने रूम से फ्रेश होकर आई और जाकर सीधा डाइनिंग टेबल के सामने रखी चेयर खींचकर बैठ गई। तब तक उसका खाना टेबल पर आ चुका था। आरुषि ने ढकी हुई प्लेट का ढक्कन हटाया और अपना मनपसंद खाना देखकर और भी खुश हो गई और एकदम बच्चों के जैसे तरह तरह के मुंह बनाते हुए खाने लगी। आरुषि खाना खाकर अपने कमरे में आई और अपनी किताबें खोलकर बैठ गई और पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद उसे नीचे कुछ आवाज़ सुनाई दी तो आरुषि के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ गई और वो अपनी किताबें बंद करके सीधा नीचे की तरफ भागी। नीचे आकर उसने देखा तो उसने जैसा सोचा था, अबिका और शाश्वत ऑफिस से आकर सोफे पर बैठे हुए थे। आरुषि भी जाकर वहीं एक सोफे पर बैठ गई और उनके फ्री होने का वेट करने लगी। आधे घंटे बाद शाश्वत और अबिका अपने अपने कमरों से फ्रेश होकर बाहर निकले और एक साथ सीढ़ियों से उतरकर नीचे आए और आरुषि के बगल में आकर बैठ गए और आरुषि के बोलने का वेट करने लगे, क्योंकि आरुषि ने उन्हें ऑफिस में फ़ोन करके जल्दी घर आने और कोई ज़रूरी बात करने के लिए कहा था। आरुषि पहले तो एकदम शांत भाव से दोनों की तरफ देखा और फिर अचानक ही खुशी से चिल्लाते हुए उनके ऊपर कूद पड़ी। अबिका ने उसे संभाल लिया, नहीं तो वो अभी गिर जाती, और डांटते हुए कहा कि ये क्या हरकत है आरुषि, संभल कर, अभी तुम्हें चोट लग जाती तो। लेकिन आरुषि ने अबिका की डांट पर ध्यान नहीं दिया और अपनी खुशी से चहकती हुई आवाज में कहा कि उसका स्कूल की गर्ल्स फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हो गया है और उनका इंटर स्कूल मैच 2 हफ्ते बाद है। आरुषि की बात सुनकर अबिका और शाश्वत भी बहुत खुश हुए।
आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।